बिना नक्शों और तस्वीरों के एक एहसास होना कि ये कैसी जगह है, कैसा इसका भूगोल है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक पावर पॉइंट है, समय का अभाव है और महामहिम पहुंच रहे हैं, तो मेरा पावर पॉइंट थोड़ा बड़ा हो सकता है। समय कम है तो दो विकल्प हैं, या तो मैं इसे संक्षेप में बताऊं या जब चेयरपर्सन बोले मैं वहां रुक जाऊं। तो मैंने दूसरा विकल्प चुनने की कोशिश की है, क्योंकि जो भी समझाऊं कम से कम वो तो अच्छी तरह से समझना चाहिए, और जब चेयरपर्सन बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगा उसके बाद। तो यही मैंने शुरू किया है। बेसिकली जो मैं बताने जा रहा हूं, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर, और जो मेरा विशेष फोकस होगा वो गिलगित बल्तिस्तान पे होगा। तो ये नक्शा तो आप सब लोगों ने देख रखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से जुड़े हुए हैं। पर यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर में फर्क क्या है, और ये समझना बहुत आवश्यक है। हम चाहे जो भी माने, अंतरराष्ट्रीय समुदाय आज की तारीख में जम्मू कश्मीर को, जहां तक पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का सवाल है, वो ये समझता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट, भौगोलिक डिस्प्यूट, और जहां तक सवाल चीन और भारत का है वो एक सीमा का, बाउंड्री डिस्प्यूट है। और यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन जो है पूरे जम्मू कश्मीर पर दावा नहीं करता, लेकिन पाक जो है पूरे जम्मू कश्मीर पर दावा करता है। और जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 78,114 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, जिसको पाकिस्तान ने दो हिस्सों में बांट रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि कई बार हमारे देश में जब हम इनको बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने अपने पिछली स्वतंत्रता दिवस के जो उद्बोधन था उसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान बोला, जबकि इट शुड बी पीओके इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान, बिकॉज़ गिलगित बाल्टिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीओके, दैट्स व्हाट आई जस्ट ट्राइंग टू से। चीन के अधिकृत में जो क्षेत्र है वो 37,555 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा 5,180 स्क्वायर किलोमीटर की शख्सगाम घाटी जो है, सन 63 में जो पाकिस्तान और चीन के बीच में समझौता हुआ उसके अंतर्गत चीन को दे दी गई। जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसमें करीब 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि जो चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसकी जनसंख्या करीब 0 है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीज है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है, वो नक्शे पे रेखांकित है और जमीन पर चिन्हित है, कम से कम NJ 9842 तक, उसके आगे सियाचिन ग्लेशियर का। लेकिन जो चीन के साथ है, ना तो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नक्शे पे कहीं रेखांकित है, ना जमीन पर चिन्हित है, और इसके कारण कई समस्याएं होती रहती हैं। जहां तक सवाल चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर का है, ये एक एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, और इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम ऑल्टीट्यूड 4,300 मीटर्स है और मैक्सिमम 7,000 है। तो इस पूरे क्षेत्र की जो ऊंचाई है 4,300 से 7,000 मीटर के बीच में है, और इसके अंदर कई एंडोरिक बेसिन्स है। एंडोरिक बेसिन्स उन्हें कहते हैं, ज्योग्राफी कई लोग पढ़े होंगे, ऐसे बेसिन जहां पे कोई ड्रेनेज नहीं होता। ये जनरली हाइपर एरिड और एरिड जोन्स में होते हैं, जहां पानी जो है उसी क्षेत्र में रहता है, मरता रहता है, धीरे धीरे उड़ता रहता है, और बहुत कम बारिश होती है। और इस कारण यहाँ पे कई ऐसी लेक्स हैं जो सोडा लेक्स कहलाती हैं, जो एल्कलाइन लेक्स होती हैं, और इनमें से कुछ जो है सॉल्टी लेक्स हैं, जैसे कईयों के नाम है, अक्साई लेक है, पेंगोंगसो भी एक्चुअली एंडोराइन बेसिन की लेक है, क्योंकि पानी वहां आता है, सॉल्टेड लेक है और सलाइन लेक है। इसके अलावा यहाँ से एक नदी निकलती है, कराकाश नदी, जो आगे जाके तरिम नदी में मिलती है। 740 किलोमीटर लंबी नदी है, काफी बड़ी नदी है, छोटी नदी नहीं है, और काराकोरम पास के पास से निकलती हुई जाती है, और आगे चलकर वो चीन में खोतान नदी कहलाती है, और वहां पे काफी सिंचाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये पूरा क्षेत्र जो है करीब अनइनहैबिटेड है। यहाँ पे एक डेमचौक गांव है, जहां पे कि जरूर चीनियों ने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, डिवाइडेड विलेज है, कुछ भारत के कब्जे में है, कुछ उनके पास है। उसके अलावा इस चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे गांव हैं जो पहले जो चरवाहे थे प्रयोग में लाते थे, जैसे एक है तियान शुईहाई, वहां पे एक लेक है, लेक के पास एक गांव होता था, एक तियलोंग थांग है, ये जो है गांव थे, अब ये डेजर्टेड गांव पड़े हुए हैं।
ये वो नदी है कर्कश नदी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये पेमोंगसो लेक है, ये वो लेक है जिसकी मैं बात कर रहा था जहां पे एक गांव हुआ करता था किसी जमाने में। बॉर्डर डिस्प्यूट, जो आज की जो हम सीमा जिसकी हम बात करते हैं, ये 1642 में लद्दाख और तिब्बत के बीच में जो संधि हुई थी उसके अनुसार है। उसके बाद 1842 में महाराजा दलाई लामा और चीन के जो शासक थे उन्होंने इस लाइन को रीअफर्म किया, पर इसको मैप पे या नक्शे पर रेखांकित नहीं किया। उसके बाद 1847 में लॉर्ड हार्डिंग ने प्रपोज किया कि भाई इस बाउंड्री को हम डिलिमिनेट करें, पर चीनियों का कहना था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और 1848 में तिब्बत ने महाराजा के साथ इस बॉर्डर को फॉर्मलाइज किया। और इसके बाद जो चीन में जो नक्शे छपे 1853 में, फिर 1917 में और 1919 में उन्होंने इस बात को माना। और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, 1956 में अक्साई चीन रोड बन गई और उसके बाद भारत चीन का युद्ध हुआ, जिसके बाद ये जो स्थिति है ये चीन के कब्जे में। ये अक्साई चीन रोड के बनने की टाइम की समय की तस्वीरें हैं। अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आए और उसमें इसका ज्यादा महत्व है क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। जहां लोग होते हैं वहां और ज्यादा हमें उसको एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौगोलिक खंड तो हम भूगोल की तरफ से देख सकते हैं, लेकिन जहां जिंदे लोग रहते हैं उनकी संस्कृति, उनका कल्चर सब कुछ देखना है। और पाकिस्तान ने क्या किया है, इसने इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक जिसे वो आजाद जम्मू कश्मीर कहता है और एक जिसे वो गिलगित बल्तिस्तान कहता है। 2009 से पहले उसको वो नॉर्दर्न एरियाज कहते थे, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। यहाँ के लोगों ने काफी प्रदर्शन किया, उसके बाद उसका नाम बदलकर गिलगित बल्तिस्तान रखा गया। दुर्भाग्य से भारत के पास इन क्षेत्रों का कोई नाम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को तो हम भी गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पर आप आजाद जम्मू कश्मीर को क्या कहेंगे? भारत का कोई नागरिक तो आजाद जम्मू कश्मीर उसको मान नहीं सकता। और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहने में समस्या यह है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पूरा इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान भी और जो ये जिसको एजे के कहते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की तरफ से यह कोशिश हो रही है कि हम इसको मीरपुर मुजफ्फराबाद कहें। और इन दोनों क्षेत्रों में क्या फर्क है ये समझना बहुत आवश्यक है। जो क्षेत्रफल पाकिस्तान के कब्जे में है उसका सिर्फ 15% जो है मीरपुर मुजफ्फराबाद है, जिसे वो आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं और दुनिया में जाकर ढिंडोरा पीटते हैं कि आजाद है। 85% क्षेत्रफल जो गिलगित बाल्तिस्तान का है। जनसंख्या जरूर कम है, 30% से कम जनसंख्या गिलगित बाल्तिस्तान की और 70% से ज्यादा जो है मीरपुर मुजफ्फराबाद की है। और दुनिया में ढोंग और स्वांग रचाने के लिए इन्होंने एक बोल रखा है कि जम्मू कश्मीर जो मीरपुर मुजफ्फराबाद है ये आजाद है, उसको एक आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। उसका एक वजीर आजम होता है, उसका एक राष्ट्र सदर होता है, उसकी एक सुप्रीम कोर्ट है, वो सब कुछ है। गिलगित बाल्तिस्तान जो है दूसरी तरफ से एक उपनिवेश की तरह इसको ट्रीट किया गया। फॉर इट वाज अ वर्चुअल कॉलोनी फॉर डेकेड्स टिल 2009। अब इन्होंने मुख्यमंत्री की पोस्ट क्रिएट कर दी, उससे पहले वो भी नहीं थी, उनके पास कोई लोकल राइट्स नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मीरपुर मुजफ्फराबाद जो है सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान से काफी हद तक मिल गया है, जबकि गिलगित बाल्तिस्तान में जो उनकी प्री इस्लामिक संस्कृति है, जो इस्लाम के आने से प्रादुर्भाव से पहले की जो संस्कृति है वो काफी रिच है और वहां के लोग उस संस्कृति में काफी अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। और मीरपुर मुजफ्फराबाद में जैसा कि आपको मालूम है कि सारे जो भारत विरोधी तत्व हैं इनके काफी कैंप्स हैं। जितने भी ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है ये जनरली बाय एंड लार्ज द कैंप्स आर लोकेटेड इन मीरपुर मुजफ्फराबाद। गिलगित बाल्तिस्तान में देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। जैसा कि कौल साहब ने कहा रेडिकलाइजेशन क्या होता है ये तो मैं समझाने की आवश्यकता नहीं है। और वहां पे अब जो है धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन हो रहा है। आज की तारीख में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसका जो स्पोक्स पर्सन है वो बल्तिस्तान से है। तो अभी जो ये कट्टरपंथी संगठन है इनका यहाँ धीरे धीरे प्रादुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्टेट सब्जेक्ट रूल, क्योंकि जब हम आर्टिकल 370 35A की बात करते हैं तो जिस बात से सबसे ज्यादा लोगों को समस्या है वो स्टेट सब्जेक्ट रूल है। स्टेट सब्जेक्ट रूल है जो ये कहता है कि बाहर के जो नागरिक हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते। ये महाराजा के समान से कानून चला आ रहा है। ये कानून मीरपुर मुजफ्फराबाद में है। गिलगित बाल्तिस्तान में ये कानून 70 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको रिवोक कर दिया। और इसके कारण क्या है कि मीरपुर मुजफ्फराबाद में जो माइग्रेशन है पाकिस्तान से वो काफी कम है, रिलेटिवली कम है, क्योंकि कानूनन नहीं हो सकता, गैर कानूनी तरीके से तो होता ही रहता है। लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान में लार्ज स्केल माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस। देयर हैज बीन अ ह्यूज माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन और इसके कारण इफ यू सी द फिगर्स बिटवीन 98 एंड 2011 सिर्फ 13 साल में गिलगित बाल्तिस्तान की जनसंख्या 63% बढ़ी।
जबकि मीरपुर मुजफ्फराबाद की जनसंख्या सिर्फ 22% बढ़ी। नई जनगणना हो रही है पाकिस्तान में बहुत समय बाद, आशा है इसके रिजल्ट फिर आएंगे। जब मंगला बांध बना, वहां पे मंगला डैम बना, तो काफी बड़ा हिस्सा वहां का जलमग्न हो गया। मीरपुर मुजफ्फराबाद का एक मीरपुर शहर था, पूरा का पूरा जलमग्न हो गया, नया मीरपुर बनाया गया और मीरपुर के लोग जो है काफी बड़ी संख्या में इंग्लैंड चले गए, क्योंकि लोगों को उसका कंपनसेशन मिला, पैसा मिला। जो उनके ट्रेडिशनल घर थे वो तो डूब चुके थे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। काफी बड़ी संख्या में आज एक मीरपुरी डायस्पोरा यूके में रहता है और यही है जो फोरफ्रंट में है भारत के। और इनके यूके जाने के पीछे कारण था, बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ दीज मीरपुरीज वर्कड इन स्टीम शिप्स एज स्टोकर्स। जो भाप के जहाज होते थे उसमें कोयला डालने वाला एक स्टोकर होता था। जैसे कोयले के इंजन में अगर आप देखते हो पुराने जमाने में एक आदमी का काम यही होता था, कोयला निकाल के डालना, तो वो स्टीम के जहाजों में भी इस तरीके से होता था। मीरपुर के लोग, अधिकांश लोग स्टोकर्स की तरह काम करते थे। चूंकि वो काम करते थे, वो विदेश घूम चुके थे, तो जब उनको पैसा मिला, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो लोगों के लिए आसान था, वो चले गए वहां पे अंग्रेज। और आज एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहता है। अब गिलगित बाल्टिस्तान में भी भाषा डैम की बात हो रही है। ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र को जलमग्न करेगा और सिंचाई और बिजली जो है पाकिस्तान को मिलेगी। ये बड़ी चालाकी से बनाई हुई परियोजना है। बांध जो है खैबर पख्तूनख्वा में है, जलमग्न होने वाला क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान में है। क्योंकि बांध खैबर पख्तूनख्वा है, सिंचाई उसके नीचे ही हो सकती है, ऊपर तो हो नहीं सकती, तो गिलगित बाल्टिस्तान को कोई पानी नहीं मिलेगा सिंचाई के लिए, पानी सिंचाई के लिए पाकिस्तान को मिलेगा। पावर प्लांट चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में है, इसलिए रॉयल्टी भी उनको ही मिलेगी। और इस कारण और अन्य कई कारणों से गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक डीप रिजेंटमेंट है, बहुत आक्रोश है लोगों में वहां की पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन के खिलाफ, और वो काफी हद तक मीरपुर मुजफ्फराबाद में नहीं है। जब हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो वो कश्मीर घाटी के कारण नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर का सामरिक रूप से कोई सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो वो गिलगित बाल्टिस्तान है। ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, ये वो क्षेत्र है जो डोमिनेट करता है एक्सेस पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, चीन के, और चीन के माध्यम से मध्य एशिया गणतंत्रों के। बल्क ऑफ पाकिस्तान फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एमिनेट फ्रॉम दिस रीजन। करीब 95% पानी जो पाकिस्तान में जाता है, सिर्फ काबुल रिवर से आने वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे अन्य पानी जो है वो इसी क्षेत्र से जाता है। इट्स वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। सन 98 से पहले 80% जो टूरिस्ट पाकिस्तान आते थे वो गिलगित बाल्टिस्तान आते थे। और इस क्षेत्र में इमेंस हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, जो हम देख ही रहे हैं। वो पाकिस्तान बात कर रहा है भाषा डैम की, स्कार्दू डैम की, और कई डैम्स बनाने की बात हो रही है। अब चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका भूगोल भी बता दो। ये 10 जिलों में विभाजित है आज की तारीख में। गिलगित, दाइमर, गिजर, हुंजा, नागर एंड अस्तोर गिलगित में, और स्कार्दू में घांचे, शिगार एंड खारमंग। अब इसको बल्तिस्तान डिवीजन बोलते हैं। अभी उन्होंने एक तीसरी डिवीजन बना दिया, डायमर डिवीजन, जिसमें डायमर जिला है उसको विभाजित कर दिया। और इसके चारों तरफ, एक तरफ जिंजियांग है, एक तरफ वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का। अगर आप देखें, नक्शा देखें, तो भारत और जो फॉर्मर सोवियत संघ था उसके बीच में अफगानिस्तान की एक पतली सी स्ट्रिप आती थी, जहां अहमद शाह मसूद का अफगानिस्तान नक्शा दे दीजिए। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अब बीच में तो नक्शा नहीं आ सकता, मैं दिखा दूंगा आपको। तो अहमद शाह मसूद के जमाने में अहमद शाह मसूद वहां से हिल करते थे। तो ये सब इसके चारों तरफ है। 8000 फीट से ऊंचे 8 पर्वत चोटियां इस इलाके में हैं, और दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर जो पोलर रीजन के बाहर हो वो यहाँ, और देवसाई प्लेटू जो 5000 वर्ग किलोमीटर का है, और तिब्बत के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पठार है दुनिया का, वो भी इस क्षेत्र में है। ये उसकी तस्वीर है। यहां पे मैं 2 मिनट आपको मीरपुर मुजफ्फराबाद के बारे में बताना चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उसकी स्लाइड में किसी कारण से मैंने उसको डिलीट कर दिया। मीरपुर मुजफ्फराबाद को एक फसाड दिया हुआ है आजादी का। तो वहां पे क्या है, वजीर आजम होता है, एक सदर होता है, एक जुडिशरी है। लेकिन इस आजादी के स्वांग के बावजूद जब भी पाकिस्तान में सरकार बदलती है तो मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी सरकार बदल जाती है। आज पीएमएल-एन की हुकूमत है पाकिस्तान में, तो मीरपुर में भी, मुजफ्फराबाद में भी पीएमएल-एन की सरकार है। पहले पीपीपी की सरकार थी पाकिस्तान में, तो वहां पे भी पीपीपी की सरकार थी। तो ये तो आजादी का, जहां तक सवाल आजादी का है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि
कि यहाँ पे एक असेंबली है, इनकी जो पार्लियामेंट है उसका कॉम्पोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें अधिकांश काफी बड़ी संख्या में लोग जो है जम्मू और जो मीरपुर मुजफ्फराबाद को, उसको 2 डिविजन्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जम्मू और कश्मीर, वहां के लोग आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पार्लियामेंट में 6 सीटें ऐसे लोगों के लिए हैं जो जम्मू से हैं और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में। उसी तरीके से 6 सीटें उन लोगों के लिए हैं जो कश्मीर से हैं और अन्य भागों में। जैसे कराची में रहने वाले जम्मू के लोगों के लिए 1 सीट, कराची में रहने वाले पाकिस्तान के लोगों के लिए 1 सीट, पंजाब में रहने वाले जम्मू के लोगों के लिए 2 सीट, पंजाब में रहने वाले कश्मीर के लोगों के लिए 2 सीट। इस तरीके से उन्होंने 6-6 सीट, 12 सीटें जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, 1 सीट विदेशों में रहने वालों के लिए। तो मतलब ये एक रोल मॉडल है जिसको हम भी उपयोग में ला सकते हैं। हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई जो है शेष भारत में बिखरे पड़े हैं, हम उनका भी इस तरीके का एक कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में आने के बाद मैं यहाँ के लोगों के बारे में, समय कम है इसलिए मैं जल्दबाजी में बोलना चाहूंगा। यहाँ के जो लोग हैं, जो भाषाएं बोलते हैं, वो पाकिस्तान में कहीं बोली नहीं जाती। इंडो आर्यन ग्रुप की भाषाएं बोलते हैं, शीना बोलते हैं, डोमाकी बोलते हैं, कोहिस्तानी बोलते हैं, खुवार बोलते हैं, वाकी बोलते हैं। ये भाषाएं जो है धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं क्योंकि इनको बोलने वाले बहुत कम संख्या में बचे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस संस्कृति को, इन भाषाओं को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही और इसलिए वहां के लोगों में रोष है। उनको लगता है कि हमारी जो भाषाई पहचान है और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इज बीइंग मर्ज्ड। इसके अलावा इस क्षेत्र में बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ब्रुशुष्की, विच इज अ लिंग्विस्टिक सॉलिटायर और लैंग्वेज आइसोलेट कहते हैं जिसे। एक ऐसी भाषा जिसका कोई भाई बहन नहीं है दुनिया, विच इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ इट्स ग्रुप, विच इज स्पोकन इन हुंजा वैली एंड यासीन वैली। बल्तिस्तान में जो भाषाएं बोली जाती है वो बल्ती है, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ तिब्बतन लैंग्वेज। ये तिब्बतन की ग्रुप है। जहां तक सवाल मजहब का है, आज की तारीख में इस क्षेत्र में करीब करीब 60% लोग मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम यहां भिन्न समय में भिन्न डायरेक्शनों से आया और इसलिए यहां जो है इस्लाम के मतावलंबी विभिन्न मतों को मानने वाले हैं। जैसे हुंजा घाटी है, वहां पे लोग स्माइली संप्रदाय के हैं, आगा खान को मानते हैं और आगा खान फाउंडेशन वहां बहुत एक्टिव है और इस कारण हुंजा घाटी जो है उसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बाकी पाकिस्तान से भी बेहतर है, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। मतलब वहां पे क्योंकि आगा खान फाउंडेशन लंदन में बैठी हुई काफी फंड्स प्रोवाइड करती है, वहां एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज बेटर है। नागिर और गिलगित में लोग शिया मतावलंबी है, इतना इशारी जिसे कहते हैं हम, 12 शिया कहते हैं, जो ईरान का राजधर्म है। दक्षिण की तरफ जब आते हैं, पाकिस्तान से जुटा हुआ जो इलाका है वहां पे लोग सुन्नी मतावलंबी हैं और बल्तिस्तान में अधिकांश लोग फिर शिया मतावलंबी हैं और कुछ लोग वहां पे नूरबख्शी संप्रदाय को फॉलो करते हैं जिसे मौलवी भी कहते हैं हमारे यहाँ लोग। और जो लोग नुब्रा वैली में गए हैं तो परतापुर के आगे जो हमारे यहाँ गांव है बोरदान, तुर्तुक, त्यागशे, वहां पे भी आपको कई नूरबख्शी मिलेंगे। अगर परतापुर में सियाचिन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर के जस्ट सामने देखें तो मस्जिद नूर बख्शिया लिखा हुआ है। ये एक ऐसा संप्रदाय है जो ना अपने आप को शिया मानता है ना सुन्नी मानता है। और पिछले कई सालों में ये जो संप्रदायों के बीच की लड़ाई है ये बढ़ गई है और ये सिर्फ इस क्षेत्र के वो नहीं है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है। जैसे देख रहे हैं पूरे इस्लामिक विश्व में आज जो है सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर तो ये शुरू से ही है, क्योंकि जब आप एक राष्ट्र का निर्माण 2 नेशन थ्योरी पे करते हैं तो उसका ये इतिहास तो जामवाल साहब ने बता दिया, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए इतिहास का मैंने मेंशन यहां किया कि पिछले कुछ सालों से, करीब 10 सालों से एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा और वो ये है कि वो ये कहता है कि जब हम डिस्प्यूट की बात करते हैं तो उसमें गिलगित बाल्टिस्तान नहीं आता। गिलगित बाल्टिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये सिर्फ मीरपुर मुजफ्फराबाद है जो डिस्प्यूटेड है। उन्होंने कई बार ऐसे नक्शे निकालने की कोशिश की है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के साथ दिखाया है और कश्मीर तो दिखाते नहीं अपने नक्शों में, तो वो अलग दिखाया है। और इसके पीछे वो जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं, और ये सुनना आवश्यक है क्योंकि हमें जानना चाहिए वो क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं था
और उससे भी ज्यादा ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर भले ही रहा हो भारत का हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान तो कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था ही नहीं। ये तो अंग्रेजों ने महाराजा को दे दिया। और इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। गिलगित के बाहर जो बुद्ध की प्रतिमा है, जो गिलगित शहर की पहचान है, वो मौर्य वंश के दौरान बनी हुई है। कुषाण अंपायर का तो खैर ये केंद्र था। आज भी जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको कनिष्क हुविष्क के सिक्के मिलते हैं। ललितादित्य के बारे में मैं क्या कहूं, ललितादित्य की तो जो किसी ने कहा कि ललितादित्य का साम्राज्य कितना बड़ा था, ये मैं नहीं जानता कि वो मध्य एशिया में गए कि नहीं गए, पर गिलगित बल्तिस्तान ललितादित्य के साम्राज्य का हिस्सा था। और ललितादित्य का साम्राज्य उज्जैन के दक्षिण तक फैला हुआ था, क्योंकि उन्होंने यशोधर्मन जो मालवा का राज्य शासक था उसको हराया था और उसके राज्य को अपने राज्य में विलीन कर दिया था। उसके बाद कश्मीरी सुल्तानों का जब जमाना था, शाहिबुद्दीन, तो उसके टाइम में गिलगित बल्तिस्तान था। मुगल एम्पायर की बात करें तो शाहजहां ने बल्तिस्तान को कैप्चर किया। उनका जो वाइसरॉय था मुराद खान, उसने आगे जाके गिलगित को कैप्चर किया। और ये मुगल जो शासन था इस क्षेत्र पे 1753 तक चला। पर जैसा शेष भारत में हुआ, जब भी केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तो अलग अलग क्षेत्र बिखर जाते थे। और वही कश्मीर में हुआ, जब केंद्रीय सत्ता दिल्ली में या श्रीनगर में कमजोर थी तो गिलगित बाल्तिस्तान के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा, वो अलग हो जाते थे। और फिर बाद में मुगल राज्य अफगान रूल बना। अफगान के बाद सिखों ने उस पर अधिकार किया। यहां एक चीज समझने की है कि महाराजा गुलाब सिंह जो थे, उनको रियासत जो थी जम्मू की महाराजा रणजीत सिंह ने दी थी। तो महाराजा गुलाब सिंह के शासन के दौरान कश्मीर जो था डायरेक्टली लाहौर से एडमिनिस्टर होता था। जो कश्मीर का जो गवर्नर था वो लाहौर से एडमिनिस्टर होता था। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह के जो जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह, उन्होंने लद्दाख जीत लिया था, बल्तिस्तान जीत लिया था, और तिब्बत के अंदर भी उन्होंने काफी घुसपैठ की। उनकी मृत्यु जैसा कि आप सब जानते हैं तिब्बत में हुई। तो जोरावर सिंह went to Ladakh without going to Kashmir. He went from Kishtwar and went to Zanskar, and from Zanskar he went that way. And that's one very interesting fact which we must know. उसके बाद of course क्या हुआ, अंग्रेजों और महाराजा गुलाब सिंह की संधि हुई और उसके अंतर्गत कश्मीर दे दिया गया, वो अलग बात है। और उसके बाद ये जो आज जिस जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, ये महाराजा के आधिपत्य में आ गया। बात हुई थी ग्रेट गेम की। रूसी साम्राज्य पूर्व की ओर बढ़ रहा था और ग्रेट गेम शुरू हो गया। अंग्रेजों को चिंता हुई और उन्होंने 1877 में पहली गिलगित एजेंसी बनाई। जो पहली गिलगित एजेंसी बनी थी वो 1877 में बनी थी बिडुल्फ की। उसके कुछ समय बाद लगा कि हाँ ये रूसी खतरा खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद रूस के अंदर जिस तरीके की टर्बुलेंस हुई 1905 1917 में क्रांति हुई, तो कुछ समय बाद ये एजेंसी वापस महाराजा को दे दी। ये ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं है, वापस महाराजा के आधिपत्य में आ गए। उसके बाद 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई, कम्युनिस्ट शासन हो गया। फिर अंग्रेजों को चिंता हुई और 1935 में गिलगित एजेंसी 60 साल के लिए अंग्रेजों को लीज पे दी। पाकिस्तानियों का आर्ग्यूमेंट गिलगित के बारे में इस एजेंसी के ऊपर बेस्ड है। उनका यह कहना है कि जैसे शेष ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हुआ था, वैसे ही गिलगित एजेंसी को, चूंकि यह ब्रिटेन के अंडर में थी, हमें वापस देना चाहिए। इस तर्क के खिलाफ दो तीन चीजें। पहली चीज तो गिलगित एजेंसी एक बड़ा छोटा सा इलाका था। जो गिलगित बाल्टिस्तान जो मैंने दिखाया वो गिलगित एजेंसी नहीं थी। पूरा बाल्टिस्तान जो था लद्दाख वजारत का हिस्सा। जो स्कार्दू और ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख के थे, और वजीर वजारत होते थे महाराजा के, जो गवर्नर होते थे वो लद्दाख में रहते थे 3 महीने, कारगिल में रहते थे 3 महीने, और 6 महीने स्कार्दू में रहते थे। इस तरीके से पूरा 1 साल डिवाइड होता था। लद्दाख वजारत थी, ये पूरा बल्तिस्तान और पूरा लद्दाख। गिलगित में भी गिलगित वजारत थी। जो गिलगित एजेंसी थी वो सिर्फ सिंधु नदी के उत्तर वाला क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में भी जैसा कहा कि महाराजा का झंडा फहराता था, खनन का अधिकार महाराजा का था, महाराजा के जन्म दिवस पर छुट्टी होती थी, और इस तरीके की कई चीजें होती थी। हाँ, ये बात सही है कि इफेक्टिव रूप में शासन जो था अंग्रेजों का। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने यह डिसीजन लिया कि भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली है, 1 अगस्त 1947 को गिलगित एजेंसी महाराजा को वापस दे दी। और यहां यह समझने की बात है कि पाकिस्तान इस बात पर भी विरोध करता है। उनका यह कहना है कि जब 60 साल की लीज पे आपके पास थी तो आपने उसको 47 में वापस क्यों कर दिया? क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी लिटरेचर देखेंगे तो वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने आपकी मदद की।
जैसे कि हम हमेशा उनको दोष देते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ये किया, अगर आप पाकिस्तान का लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमेशा यही कहेंगे कि आपको गुरदासपुर दे दिया, आपको फिरोजपुर दे दिया, आपको गिलगित दे दिया। तो ये इतिहास की बात है और मैं इतिहासकार नहीं हूं, बट फिर भी मैं बताता हूं। जैसे ही एजेंसी महाराजा को दी गई, महाराजा ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह, जो कि हमारे प्रोफेसर साहब के दादाजी थे, उनको गवर्नर नियुक्त किया गया वहां का, और वो उस टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे जम्मू कश्मीर की फोर्सेस के। उस टाइम जम्मू कश्मीर की जो सेना थी जनरल स्कॉट के अंडर में थी, और ब्रिगेडियर घनसार सिंह उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे। उनको वहां नियुक्त किया गया गिलगित में गवर्नर बनाकर। वो गए वहां पर। उसके बाद जो घटनाएं हुई वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड घटनाएं हैं, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। हमारे यहां सामान्यतः यह कहा जाता है कि मेजर ब्राउन ने षड्यंत्र करके उस इलाके को पाकिस्तान को दे दिया। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानना है। महाराजा की सेना में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप गए थे। ये लोग जब वापस आए थे, ये जिन्ना से मुंबई में मिले, उस टाइम जो बॉम्बे होता था। ये लोग मिलके आए, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और उनमें से एक अफसर को महाराजा ने गिलगित के पास बुंजी में पोस्ट किया। उसने वहां गिलगित स्काउट से मिलकर षड्यंत्र रचा, और जब यह षड्यंत्र सफल हो गया, जब यह रिवोल्ट हो रहा था, तो मेजर ब्राउन एक्चुअली कैद में था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने इस चीज का श्रेय लिया और उसको आगे चल के किया। और पाकिस्तानी और भारतीय इतिहासकार दोनों ही मेजर ब्राउन को श्रेय देना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश षड्यंत्र था। पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है कि वो गिलगित स्काउट्स का कमांडर था, वहां के लोकल लोग चाहते थे, इसलिए वो किया। हकीकत ये थी कि जिस आदमी ने किया वो बाहर से आया था और वो जिन्ना से मिला हुआ था। बट उसके बाद 1 नवंबर को गवर्नर को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने स्कार्दू पे हमला बोला, उसमें टाइम लगा, फरवरी में गई। वहां पे मेजर शेरजंग थापा फरवरी से लेकर अगस्त तक उस प्लेस को डिफेंड करते रहे। और ये कहानी अगर आप देखें तो भारतीय इतिहास के एक बड़ी गौरवमय चैप्टर था। दुर्भाग्य से ये फेलियर में हुई। फरवरी से लेकर अगस्त तक जितने लोग थे, महिलाएं, बच्चे, सबने उस कैंट के अंदर, फोर्ट के अंदर शरण ली थी, और 6 महीने तक चारों तरफ से घिरे हुए बिना रसद सामग्री के मेजर शेरजंग थापा ने जो है इन लोगों के लोहा लिया। पर जब भारतीय मदद नहीं पहुंच पाई तो 14 अगस्त 1948 को मेजर शेरजंग थापा, जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए उस टाइम, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और उसके अगले दिन ही भारत ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। यह इतिहास है। और उनके आत्मसमर्पण करने के बाद जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रहा वो गिलगित बल्तिस्तान बन गया। सबसे पहले एक नायब तहसीलदार को वहां भेजा गया एज पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद कराची में एक एग्रीमेंट हुआ, और यह एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक भी मेंबर नहीं था गिलगित बाल्तिस्तान में। आप कोई लीडर की तो बात छोड़िए, एक भी सदस्य नहीं था उस क्षेत्र में। बट उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस कराची एग्रीमेंट में 28 अप्रैल 1949 में यह निर्णय लिया कि जो है ये गिलगित बाल्तिस्तान को आप हमारे क्षेत्र से अलग कर सकते हो, पाकिस्तान के डायरेक्ट अंडर में रहते हो। उसके बाद लियाकत अली खान ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक उपनिवेश की तरह रखना है। कराची में बैठा हुआ एक जॉइंट सेक्रेटरी गिलगित बाल्तिस्तान को 52 में एडमिनिस्टर करता था, हजारों किलोमीटर दूर। 1967 में पहली बार वहां पे एक रेजिडेंट बैठाया गया। उसके बाद 70 में एडवाइजरी काउंसिल बनी, उसके पास कोई वो नहीं थी। फिर नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, वो भी कुछ कानून नहीं बना सकती थी। 2009 में पहली बार एक इसको परोक्ष रूप से राज्य का दर्जा दिया गया, एक गवर्नर बैठाया गया, एक चीफ मिनिस्टर बताया गया। पर आज भी जितने महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके ऊपर निर्णय लेने का यहाँ के मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। उस पर निर्णय गिलगित बाल्तिस्तान काउंसिल लेती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं और आधे मेंबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। जो चीफ जस्टिस है बाहर का है मेन जो, और इसके कारण यहाँ पे एक काफी द्वेष है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये मंजूर परवाना है, गिलगित बाल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के लीडर हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ काफी समय से लड़ाई कर रहे हैं, उनकी रैलीज होती रहती हैं। दूसरी एक और ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट, वो भी आजादी की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहते हैं। ये इनके चलते रहते हैं। तो इस तरीके की जो वहां के लोगों का असंतोष है, ये बीच बीच में व्यक्त होता रहता है। तो सवाल अब ये उठता है कि यहाँ के लोग असंतुष्ट क्यों है?
और सबसे बड़ा कारण तो पहला यह है कि यहाँ के लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। जैसा कि मैंने कहा पहले, अभी तो मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री भी पावरलेस है, सारे अधिकारीगण बाहर से आते हैं, मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकता, और एक तरीके से परोक्ष कॉलोनी की तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म होने के बाद यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। देयर इज अ डेमोग्राफिक चेंज दैट इज बीइंग ब्रॉट इन, और ये मैंने आपको बताया था 63% जो जनसंख्या यहाँ की बढ़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान से सटा हुआ जिला है दाइमर जिला, वहां 119% जनसंख्या बढ़ गई है, और जो गिलगित जिला है जो कि राजधानी है यहाँ की, वहां पे 76%। तो इस तरीके की जो इंक्रीज है, मतलब 13 साल में दुगनी से ज्यादा हो जाना जनसंख्या, ये दिखला रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं और उसके कारण यहाँ का वो चेंज हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो लोकल गवर्नमेंट में नहीं है, हालांकि इस क्षेत्र के लोग जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े सिविल सर्वेंट है, पर उनको गिलगित बाल्टिस्तान में पोस्ट नहीं किया जाता। पहले गिलगित स्काउट में सारे लोग वहीं के होते थे, लेकिन अब जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है जो उसके सक्सेसर है, उसमें आधे के करीब लोग अन्य क्षेत्रों से आते हैं और यहाँ के लोग हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ के जो पाकिस्तान का जो शासन है वो गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों पर भरोसा नहीं करता। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बड़ा समृद्ध था, यहाँ पे बहुत स्वर्ण भंडार है। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, जामवाल साहब तो जानते हैं, जो महाराजा को ट्रिब्यूट पे करते थे, यहाँ के जो सब्सिडियरी रूलर्स थे हुंजा नागी, ये गोल्ड डस्ट में पे करते थे। इनका जो टैक्स पे करते थे महाराजा को, ये गोल्ड डस्ट में, रिवर जो बेड होता था उसको छान के ये लोग सोना निकालते थे और सोने को पे करते थे। जो महाराजा को टैक्स पे करने का इनका तरीका था वो सोने में था। हुंजा नागी ये जो थे सोना करते थे। ऑस्ट्रेलियन मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है कि यहाँ बहुत बड़े गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, मार्बल है, एमरल्ड है, माइका है, कॉपर सल्फेट, आयरन ओर, तो मतलब बहुत सारी चीजें। और जहां तक सवाल टूरिज्म का, मैंने पहले ही बताया 80% टूरिस्ट जो पहले पाकिस्तान में आते थे वो यहाँ आते थे। उसी तरीके से हाइड्रो पावर का ह्यूज पोटेंशियल है। भाषा डैम बन रहा है, स्कार्दू डैम 10,000 मेगावाट का था। 32 छोटी बड़ी पन बिजली योजनाएं आज की तारीख में गिलगित बाल्टिस्तान में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन या प्लानिंग में है। लेकिन इसके बावजूद जहां पुल बह गया तो पुल बह ही गया। ये औरत बच्चे के साथ आप देख सकते हैं 2 तारों पे क्रॉस कर रही है। जहां लोग पहले याक में कर सकते थे वहां लेक बन गई है लैंडस्लाइड्स के कारण। जो क्षेत्र पूरे पाकिस्तान को पानी देता है वहां पे लोगों को 2-2 हफ्ते तक पानी नहीं मिलता, ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के प्रति अविश्वास है और लोगों में असंतोष है, उसका सबसे बड़ा कारण सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है। और यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यह एक शिया बहुल इलाका है, और जिस तरीके से आज शिया सुन्नियों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसका हम ये असर देख रहे हैं। और ये ग्लोबल फिनोमेना है, पर गिलगित बाल्टिस्तान के संदर्भ में जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होता है शियाओं पे, उसका रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। जब क्वेटा में हजारों पे हमला हुआ वो यहाँ हुआ। और यहाँ पे सिर्फ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अन्य कम्युनिटीज भी आ जाती हैं। शियाज में जो इतना इशारी हैं 12 शिया, वो इस्माइली शियाज को अपोस्टेट समझते हैं या विधर्मी समझते हैं। उसी तरीके से नूर बख्शीज हैं जिनको ना शिया समझा जाता है ना सुन्नी समझा जाता है, इनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे तालिबान का प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले नंगा पर्वत में 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाकर उन्होंने पर्वतारोहियों पे गोली मारी थी, जिसमें 10 फॉरेन माउंटेनियर्स को किल किया था। उसमें अधिकांश चीनी थे। पर 4200 मीटर तक जाने के लिए आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, और उसके बावजूद वो मार मूर के उनको बाहर से निकल गए। कारण क्या है? कारण वही है जो पाकिस्तान में है, क्योंकि सन 47 से पाकिस्तान, जब आप 2 नेशन थ्योरी के अंतर्गत एक राज्य को बनाते हैं कि मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर अ सेपरेट नेशन, द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज हु इज अ मुस्लिम। और पाकिस्तान में यह समस्या सन 53 से चल रही है। 53 में अगर आपको याद हो, एक एंटी अहमदिया रॉयट्स हुए थे जिसमें 2 सर्विंग मेजर्स वर लिंच्ड टू डेथ। और उसके बाद एक मुनीर कयानी कमीशन बैठा यह डिसाइड करने के लिए कि अहमदियाज आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। So that commission sat for over 300 days and came out with a 300-page report where they said we asked 23 sets of ulema to say who's a Muslim, and they said final judgment says that if we accept the definition as given by one set of ulema, we'll have to declare all other 22 as non-Muslims including ourselves. And since there is no unanimity, this commission is not in a position to decide whether Ahmadiyas are Muslims or non-Muslims. But subsequently in 74, जुल्फिकार अली भुट्टो used parliamentary means to declare Ahmadiyas as non-Muslims. Ahmadiyas के बारे में तो पहले ही कौल साहब ने बहुत कुछ बता दिया है. They were in the forefront of creation of Pakistan, but today they are the
मोस्ट परसिक्यूटेड लॉट इन पाकिस्तान। उनको हिंदुओं और ईसाइयों जितने भी अधिकार नहीं। उसके बाद से वहां सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई है। मैं पाकिस्तान में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि है, लेकिन जब भी वहां कोई हमला होता है उसका असर यहां पे देखता है। पहली बार जो हुआ 1988 में यहां हमले हुए, उसके बाद इतने सारे घटनाएं हैं सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स की जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। महत्वपूर्ण चीज यह है कि 2004 से 5 में एक पूरे एकेडमिक ईयर एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं खुला। और कारण क्या था कि इस्लामियत की जो टेक्स्ट बुक थी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी। शियाओं का कहना था कि हमारा मजहब नहीं समझाती, उर्दू की टेक्स्ट बुक भी हमारे खिलाफ बोलती है, और उसके कारण पूरे एक साल नहीं, उनका जो लीडर्स थे आगा जियाउद्दीन, उनको गोली मार दी गई। उसके बाद इतने दंगे हुए वहां पे, आईजी पुलिस को मार दिया गया। और जब मैं आईजी की बात करता हूं, वो भारत जैसी स्थिति नहीं है। जैसे भारत में भी 70 के दशक में एक प्रांत में एक ही आईजी होता था, आईजी यूपी, आज तो 27 डीजी होते हैं, वो अलग बात है। पाकिस्तान में आज भी एक ही आईजी होता है, पंजाब का आईजी, सिंध का आईजी, गिलगित बाल्टिस्तान का आईजी। सो जब आईजी को मारा, यानी सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिशियल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान वाज किल्ड। उसके बाद कई हमले हुए हैं, मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता समय के कारण, बट ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्वेटा में हमला होता है शियाओं पे और उसका रिएक्शन होता है गिलगित में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ के लोगों जो है अपनी भाषाई और सांस्कृतिक आइडेंटिटी के प्रति काफी कॉन्शियस है। ये गिलगित बुल्दा जिसकी मैंने बात की, यहाँ पे छोटे छोटे भाषाई भाषा बोलने वाले लोग हैं, और उनको लगता है कि जो कट्टरपंथी इस्लाम है, ये इनकी जो कल्चर और इनकी लैंग्वेजेस को इरोड कर रहा है। स्कार्दू के अंदर लोग पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखते थे पहले बल्ती, अब वहां पे कोशिश की जा रही है कि तिब्बतन लिपि में बल्ती को लिखा जाए, और करीब 50% दुकानों में आज तिब्बतन लिपि में साइन बोर्ड्स लगने लगे। तो ये एक रिवाइवल है। वहां के लोगों की इच्छा है कि लेह और कारगिल के बीच में जो उनकी कॉमन आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश हो, और ये लेह कारगिल जो कारगिल स्कार्दू बस सर्विस है ये शुरू हो। और इसके लिए ये लोग बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ये मंजूर परवाना अगेन प्रोटेस्टिंग फॉर कारगिल स्कार्दू रोड। पाकिस्तान हमारी श्रीनगर मुजफ्फराबाद के लिए तैयार हो गया, पुंछ रावला रोड के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो कारगिल स्कार्दू रोड है वो पाकिस्तान तैयार नहीं है खोलने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एक बार ये रोड खुल गई तो उसके लिए समस्या होगी। ये दिखाना चाह रहा हूं कि बैलों के गले में आप देखिए स्वास्तिक के निशान बने हैं। ये वहां की संस्कृति दिखाती है। इसे यंगड्रोन कहते हैं ये लोग, स्वास्तिक। ये इनकी रिलीजियस प्लेसेस है, हर जगह स्वास्तिक बना हुआ है। ये वहां के एक राजा की वो है क्या, मोरपंख। संस्कृति दिखा रहा हूं, ये बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का झंडा है जिसमें स्वास्तिक बना हुआ है। वहां की जो मस्जिद वगैरह है ये सब आप देख सकते हैं। जस्ट आखिरी 1 मिनट, मैं समय से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया हूं, बट चाइनीज इनरोड्स की बात करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि यही वो इलाका है जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से जाना है, और इसलिए ये चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की तारीख में काफी बड़ी संख्या में चीनी इंजीनियर्स, चीनी सैनिक इस क्षेत्र में है। करीब 32 पनबिजली योजनाएं जो मैंने कही वो सारी चीनी कंपनियां कर रही हैं। रीअलाइनमेंट ऑफ काराकोरम हाईवे हो रहा है, उसमें चीनी कंपनियां हैं। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आज पाकिस्तान में जो भी संगठन पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है वो चीनियों को टारगेट कर रहा है। 2008 से तालिबान चीनियों पे हमला कर रहा है, बलोच चीनियों पे हमला कर रहे हैं, 2013 से सिंधी राष्ट्रवादी चीनियों के खिलाफ है। और इसलिए इन चीनी इंजीनियरों की और चीनी वर्करों की सुरक्षा के लिए चीन को अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ रहा है। और काफी हद तक ये कार्य जो किए जा रहे हैं चीन के सैनिक कर रहे हैं। जो पीएलए की जो वर्कर्स फोर्स है वो काफी हद तक कार्य कर रही है यहाँ पे, स्पेशली जो भाषा डैम का काम हो रहा है और जो काराकोरम का रीअलाइनमेंट हो रहा है, काराकोरम हाईवे का, इसमें दोनों में पीएलए के जो सोल्जर्स हैं दे आर वर्किंग। धन्यवाद।